हेलो दोस्तों, आई एम सुजित कुमार। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आपका अपना चैनल फाल्कन हब में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरा पहला लेक्चर आ चुका है, मगध एम्पायर से रिलेटेड हम कुछ बात किए थे। आज उसी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं आप लोग के सामने। इसमें मैं सबसे एक अलग चीज किया हूं कि जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम, जो कि मगध एम्पायर या जो भी एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री किसी भी एग्जाम में होती है, आती है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपका जो यहाँ हाईलाइट किया हुआ है वर्ड, आप उससे क्या है कंपेयर कर सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं और वो डायरेक्ट एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। तो अशोका इंस्क्रिप्शन में हम बात कर रहे हैं कि अशोका के द्वारा क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ इंस्क्रिप्शन वो करवाए। और जो हम बात पहले जो पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जो अशोका जो थे वो सबसे पहले रॉक पिलर पे वो इंग्रेवेट करना स्टार्ट करवाए थे। सबसे पहला ये राजा हुए थे। तो इनका जो इस इंस्क्रिप्शन है ये हमारा इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में इनका मिलता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो इंस्क्रिप्शन जो करवाए थे जो रॉक में, वो हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर उसमें लैंग्वेज होना चाहिए और एक प्रॉपर क्या है स्क्रिप्ट में लिखा होना चाहिए। जैसे आज के डेट में जो हम इंग्लिश लिखते हैं, वो हमारा जो स्क्रिप्ट है हमारा रोमन स्क्रिप्ट है, और जो हिंदी है वो हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो उस समय जो पहले की बात है, तो जो लैंग्वेज जो थी वो हमारा प्राकृत लैंग्वेज था, और जो स्क्रिप्ट जो थे वो हमारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में ये कंपोज किए गए थे। बट नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो हमारा मतलब लैंग्वेज है वो अरमैइक लैंग्वेज और खरोष्टी स्क्रिप्ट में, याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो लैंग्वेज जो यूज किया गया है वो अरमैइक लैंग्वेज था, और जो स्क्रिप्ट जो यूज किया गया था वो खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज किया गया था। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो हमारा इनका जो इंस्क्रिप्शन है, जो एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट, इनको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला एडिक्ट है जिसको हम रॉक एडिक्ट बोलते हैं, और सेकंड जो है वो हमारा पिलर एडिक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पाणिनि जो 400 बीसी में एक बुक लिखे थे जिनका नाम था अष्टाध्यायी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम है। वो हर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा दोस्त। तो जो अशोका, ग्रेट अशोका के नाम से हम जानते हैं, अशोका को ग्रेट अशोका के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर राजा हुआ करते थे और बहुत ही पॉपुलर राजा हुए हैं मगध एम्पायर का। तो अशोका का जो नाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो हमारा रॉक एडिक्ट है उसमें लिखा गया है। जैसे इनका जो नाम जो है देवनम पिया या पियादसी के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन वैसे राजा थे जिनको देवनम पिया या पियादसी के नाम से जाना जाता था। आंसर होगा ग्रेट अशोका। ओके, तो कुछ इनका मतलब हम बता चुके आपको कि इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, इनके स्क्रीनशॉट को, रॉक एडिक्ट एंड पिलर एडिक्ट, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद कुछ कुछ रॉक एडिक्ट है, हम डेप्थ में स्टडी हर रॉक एडिक्ट का नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी एडिक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो इनका रॉक एडिक्ट जो 7 था, रॉक एडिक्ट 7 था, उसमें इन्होंने बताया, जो इसमें लिखा हुआ था कि अगर जो हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी हमारे मतलब मैन काइंड हुए, वो उनको माइंड का जो प्योरिटी करने के लिए सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो रॉक एडिक्ट जो 12 जो होते हैं, उनमें क्या प्रोनाउंस किया गया, उस समय इतने जबरदस्त विचारधाराएं होती थी। उस समय इनके जो रॉक एडिक्ट जो 12 थे उसमें लिखा गया है कि जो सभी रिलीजन के लिए इक्वल पॉलिसी होना चाहिए। कितनी जबरदस्त चीज लिखी गई थी। उसके बाद जो हम बात करते हैं रॉक एडिक्ट जो हमारा 13 जो है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट एडिक्ट है इनके। और जो 13 जो रॉक एडिक्ट है ना, वो एक स्पेशल बात को विस्तृत
तरीके से वो जानकारी देती है जो हम देखेंगे। इनका जो नाम जो है अशोका, वो इनका जो अशोका जो नाम है मस्की एडिक्ट में मेंशन किया गया। ध्यान से देखिएगा कि जो अशोका जो नाम है किस एडिक्ट में मेंशन किया गया है, मेंशन किया गया है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रॉक एडिक्ट हम बता रहे थे कि जो हमारा 13 जो है, हम बोले कि एक बहुत ही बड़ी बात को बताता है। जो 13 जो एडिक्ट जो इनका हुआ है, रॉक एडिक्ट जो 13, वो कलिंगा वार के हॉरर को डिस्क्राइब करता है। तो आपको हम पहले बता चुके थे कि जो कलिंगा वार जो हुआ था उसमें बहुत ही बड़े, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे ब्लड स्प्रेड हुए थे। हर जगह खून 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 हर जगह ही दिखाई दे रहा था। तो इस समय जो इनको लगा था, और उसी समय जो राजा अशोक जो थे वो अपना जो विक्ट्री का जो रूल जो था वो चेंज कर देते हैं, और उसको फाइट के वजह से नहीं बल्कि वो बात करके एक मतलब अच्छे पैसिफिस्ट तरीके से वो शासन करते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके थे। अब यहाँ पे हम आपको पहले बता चुके हैं कि इनका जो एडिक्ट जो है वो दो पार्ट में, एक रॉक एडिक्ट एक पिलर एडिक्ट। तो याद रखिएगा कि 14 रॉक एडिक्ट है और 7 पिलर एडिक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 रॉक एडिक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, और 7 पिलर एडिक्ट है इनका। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कलिंगा जो था, जिनके साथ ये वार हुआ था अशोका का कलिंगा के साथ, तो अशोका जो थे वो कलिंगा जो है वो आपको उड़ीसा जो आज के डेट में है उसी का एंसेंट नाम पहले कलिंगा हुआ करता था, जो कि क्या है वह जो हमारा अशोका का जो लड़ाई होता है, हमारा कलिंगा वार जो होता है उसी से रिलेटेड है। इस क्या हुआ कि ये जो वार में जो कलिंगा के साथ जो वार हुआ था, इसमें इतने ज्यादा, हम अभी आपको बताएं, ब्लड शेड देखने को मिला, इतने ज्यादा वायलेंस देखने को मिला, तो ये जो है बहुत ही अंदर से टूट गए थे अशोक। उसके बाद क्या हुआ कि जो कलिंगा का लास्ट में अशोक की ही जीत होती है, लेकिन इस चीज को देखकर वो अंदर से बहुत ही टूट जाते हैं। और उसके बाद अशोक ने डिसाइड करते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया गया है कि अशोका ने डिसाइड करते हैं कि वो जो पाथ का फॉलो करेंगे उसका नाम होगा धम्मा। और धमा जो वर्ड जो है वो हमारा प्राकृत वर्ड है, जो कि संस्कृत टर्म धर्म से लिया गया है। जो आज के डेट में जो हम धर्म बात करते हैं, तो धमा जो वर्ड जो है वो हमारा प्राकृत वर्ड से लिया गया है, जिसका संस्कृत में मीनिंग क्या होता है, धर्म। तो हम धमा धर्म बोलेंगे, आप समझिएगा धमा। तो हम बात करते हैं कि जो अशोका का जो धमा था, यानी अशोका का जो धर्म था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गॉड को क्या है आप वर्शिप करो, किसी गॉड को पूजा करो, या अगर मान लीजिए कि क्या है कोई भी जो एनिमल का सैक्रिफाइस जो होता है वो आप परफॉर्म करो, इससे रिलेटेड इनका कुछ भी धर्म नहीं था। तो यहाँ पे आपको हम दो फोटो दिखाए हैं, जो प्राकृत इस तरीके से हमारा लिखा जाता था और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से रहता था। तो आगे हम बात करते हैं कि इसलिए जो मतलब क्या है ये हमारा बताएं कि सभी जो पर्सन होते हैं उनका एक मोरल ड्यूटी होना चाहिए, जो अपने लाइफ को उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, एक मोरल ड्यूटी होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि अशोका जो थे, जो स्लेव के साथ जो बैड ट्रीटमेंट करते, उसके कारण भी वो बहुत ही ज्यादा ट्रबल में रहते थे। और जो फैमिली मैटर्स में जो आज के डेट में देखते हैं कितने फैमिली में लड़ाई झगड़े 10 तरीके का चीज होते रहते हैं, तो फैमिली और नेबर में जो हमारा फाइटिंग जो होता था, तो अशोक जो थे उससे भी क्या है ट्रबल होते थे। और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो हमारा मेन पीरियड था उस समय धर्म जो थे बहुत धर्म मानने वाले लोग हो गए थे, तो इस वजह से भी कन्फ्लिक्ट का एक कारण बनता था। तो आगे हम देखते हैं कि जो अशोका ने इसीलिए इस सब चीज को देखकर उन्होंने क्या है महसूस किया, और उसने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब बात सोचा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जो इस तरीके के उनके राज्य में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, चाहे धर्म से रिलेटेड हो चाहे स्लेवरी से, ऐसे तो स्लेवरी एग्जिस्ट करता नहीं था, लेकिन जो कुछ थे उससे रिलेटेड था, फैमिली से रिलेटेड था, इसके लिए इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया था। एक ऑफिसर अपॉइंट किए थे जिनको हम धम्म महामाता के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि धम्म महामाता क्या था। धम्म महामाता एक हमारा ऑफिसर जो अपॉइंट किए थे, जो इस सब चीज जो कन्फ्लिक्ट जो होते थे उसको सॉल्व करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। जो धम्म महामाता जो होते थे वो क्या करते थे कि वो प्लेस टू प्लेस क्या है जाते थे और धर्म के बारे में वो ज्ञान देते थे, और उनको लगता था कि धर्म के बारे में हम लोगों को बताएंगे तो शायद ये जो फैमिली में जो ट्रबल हो रहा है
उससे वो मतलब छुटकारा पा सके। इसीलिए इन्होंने क्या है बहुत सारे क्या है रोड का निर्माण कराया, बहुत सारे कुआं का खुदवाए, बहुत सारे रैन बसेरा बनवाए, बहुत सारे जो हमारे घर हैं, जो राहगीर जो चलते थे रास्ते में उनको ठहरने के लिए, आराम करने के लिए बहुत सारे क्या है हम घर बनवाए। इसके अलावा इन्होंने क्या है जो ह्यूमन, याद देखिए देखिए कितनी अच्छी हमारी कल्चर रही है, जो इतने पहले ह्यूमन के साथ साथ एनिमल का भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता था। आज के डेट में हम देखते हैं एनिमल का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन उस समय इतनी पुरानी सभ्यता जहां ह्यूमन और एनिमल दोनों का भी हमारा मेडिकल क्या है होता था। कुछ है जैसे हमारा माइनर पिलर एडिक्ट जो फर्स्ट है, जिसको सिज्म एडिक्ट भी बोला जाता है। माइनर माइनर पिलर एडिक्ट जो है उसको सिज्म एडिक्ट भी बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये पता चलना चाहिए कि ये जो हमको बताता है डिवीजन ऑफ संघ, संघ के डिवीजन के बारे में हमको बताता है। तो सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि किस एडिक्ट से संघ के डिवीजन की बात पता चलती है, तो इसमें एडिक्ट है। कुछ आपके सामने हम जो तस्वीर लेकर आए हैं जहाँ पे बताया गया है कि कुछ माइनर एडिक्ट जो थे वो यहाँ पे रहे, जैसे सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, इलाहाबाद हो गया, सांची हो गया, लुम्बिनी हो गया। तो ये सब जगह है जो कुछ जो एडिक्ट थे वो हमारा क्या है माइनर पिलर एडिक्ट यहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश करवाया थे। तो इनका जो साम्राज्य जो था, जो बॉर्डर वाला जो एरिया था, वो बॉर्डर पे क्या है एक पिलर क्या है वो एस्टैब्लिश थे। तो उसके बाद क्या है सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं कि रुमिंदी पिलर एडिक्ट, जो बहुत ही छोटा पिलर एडिक्ट था। जो रुमिंदी पिलर एडिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है कि कौन सा ऐसा पिलर एडिक्ट है जो बुद्धा के बर्थ के बारे में हमें जानकारी देता है। तो जो हमारा रुमिंदी पिलर एडिक्ट जो है वो बुद्धा के बर्थ के बारे में हमको जानकारी देता है। जो पिलर एडिक्ट जो है हमारा कौशाम्बी, याद रखिएगा हम अभी आपको बता दें कौशाम्बी में भी पिलर एडिक्ट था, लेकिन कौशाम्बी के पिलर एडिक्ट को सिर्फ शिफ्ट किया गया था इलाहाबाद, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जो कौशाम्बी के पिलर एडिक्ट को इलाहाबाद शिफ्ट करने के लिए कौन सा राजा इसको शिफ्ट करवाए थे, तो उनका नाम क्या था, जहांगीर। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सोपरा का जो हमारा पिलर एडिक्ट है और मेरठ का, उसको शिफ्ट किया गया था हमारा दिल्ली, किसके द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, सोपरा और मेरठ का जो हमारा पिलर एडिक्ट था वो आपको दिल्ली शिफ्ट किया गया था और वो फिरोज तुगलक के द्वारा शिफ्ट किया गया था। उसके बाद क्या है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1837 में कौन ऐसे मतलब आए प्रिंसेस जो इनके जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन थे उसके अर्थ को समझने का मतलब सक्सेसफुल पाए। तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप 1837 में जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था उसमें चीजें जो लिखी गई थी उसको समझने में पाए थे। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्यन इकोनॉमी के बारे में कि इनका इकोनॉमी कैसे था। इकोनॉमी में से इनका जो रिवेन्यू का सिस्टम था वो क्या था इनके शासनकाल में। तो याद रखिए सबसे पहले बात आपको बता दें कि जो इनका जो शासन जो स्टार्ट हुआ था वो आपको मगध, और मगध अभी प्रेजेंट डे में आपको क्या है बिहार, जो कि बिहार जो रिलेट करता है आपको मगध से। तो मगध है जो बिहार जो है, तो बिहार में आपको पता होगा कि बहुत सारे वहाँ पे क्या है रिवर है, और वहाँ जो लैंड भी जो है वो हमारा क्या है एक तरीके से बहुत ही ज्यादा ही मतलब उपजाऊ हमारा लैंड है वहाँ पे। तो जो नदियों का इतना ज्यादा वहाँ पे मतलब है, इस वजह से वहाँ खेती और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है बहुत ज्यादा वहाँ पे ग्रोथ है। तो उस चीज के बारे में हम बात करते हैं कि वहाँ का जो पॉपुलेशन जो थे वो हमारा एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड करते थे, और वो जो लोग जो थे वो गांव में रहते थे। उसके बाद क्या होते हैं कि यहाँ बहुत तरीके का जो मतलब एक तरीके से जैसे राइस हो गए, कोर्स ग्रेन हो गए, सीसम हो गए, पीपर हो गया, सैफरन हो गया, पल्सेस हो गए, व्हीट हो गया, लिनसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स है बहुत तरीके का, शुगर केन, ये सब क्या है उगाए जाते हैं। आज भी क्या है जैसे उत्तर प्रदेश हमारा क्या हुआ शुगर केन में फर्स्ट है पहले क्या है, और आज के डेट में भी अभी तो बहुत सारे चीनी मिल बंद हो गए, लेकिन क्या है आज भी क्या है बिहार में चीनी शुगर केन का बहुत ज्यादा ही ग्रोथ होता है। और हम बात करते हैं कि जो इंडस्ट्री था, अब देखिए इंडस्ट्री जो है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई हमारा एक
स्पेशल क्या है होना चाहिए ना जो उसको कंट्रोल कर सके। तो उस समय इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्पेशल जो है सोसाइटी था जिसको हम बोलते हैं गिल्ड्स, याद रखिएगा। इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्पेशल सोसाइटी इन्होंने निर्माण करवाए थे जिसका नाम क्या था, गिल्ड्स, याद रखिएगा। और जो गिल्ड का जो चीफ जो होता था ना उसको जेस्थक बोला जाता था। ये जबरदस्त चीज है कि जो गिल्ड का जो चीफ था उसको हम क्या बोलते थे, जेस्थक बोलते थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब क्या है आपको आता है। जैसे आपका रिवेन्यू का जो चीफ सोर्स जो था वो आपको लैंड टैक्स एंड जो हमारा ट्रेड से जो टैक्स मिलता था, यही इनका रिवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था। तो हम बात करते हैं कि 3 तरीके का यहाँ पे आपको लैंड देखने को मिलता है। पहला जो है क्रिस्टा लैंड, उसके बाद सेकंड है अक्रिस्टा एंड थर्ड आपको विविता। याद रखिएगा कि जो क्रिस्टा जो था वो कल्टीवेटेड लैंड को बोलते हैं। कल्टीवेटेड जान रहे हैं जहाँ फसल उगाई जाती है। जो अक्रिस्टा अनकल्टिवेटेड हमारा वेस्टलैंड हो गया जहाँ पे नहीं उगाई जाती है, वेस्टलैंड दिखने से ही पता चल रहा है। और विविधता जो थर्ड है पास्चर लैंड, पास्चर लैंड जहाँ पे जैसे चारगाह जो होते हैं, जहाँ पे मतलब एक तरीके से जो पशुओं के लिए जो चारा मतलब जहाँ पे उगाया जाता है उसको हम पास्चर लैंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लैंड टैक्स जो था वो आपको 1/4 टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जैसे मान लीजिए जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 1/4 से लेकर 1/6 तक आपको लैंड टैक्स के फॉर्म में आपको पे करना है। उसके बाद हाँ एक सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है कि जो ब्राह्मण थे, चिल्ड्रेन थे और हैंडीक्राफ्ट थे पीपल थे, उनको जो है कोई भी टैक्स उनसे नहीं लिया जाता था। याद रखिएगा ब्राह्मण, चिल्ड्रेन और हैंडीकैप्ड जो पीपल जो होते थे उनसे कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाता था। चाणक्य ने एक जो चाणक्य जो कि आपको बताएं, आपको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी उनको जाना जाता है। अर्थशास्त्र में इन्होंने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला कि फुल ट्रेजरी वाज गारंटी टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, डायरेक्ट आपको पूछ देता है कि फुल ट्रेजरी वाज गारंटी टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ, किसके द्वारा बोला गया है। तो आंसर होगा हमारा चाणक्य, कौटिल्य के द्वारा ये हमारा बना बोला गया था। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी स्टेट को हमको डेवलप करने के लिए ट्रेजरी का होना बहुत ही जरूरी है, खजाने का होना बहुत जरूरी है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो जो जैसे बहुत सारे जो राजा जो थे, जैसे राजा का अपना भी तो लैंड होता था तो उससे भी तो इनकम आती थी। तो जो राजा के अपने लैंड से जो इनकम आती थी उसको सीता के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा जो सीता जो था वो किंग के अपने लैंड से जो इनकम होती थी उसको हम सीता के नाम से जानते हैं। उसके बाद इनके जो शासन काल में है बहुत तरीके का इन्होंने कॉइन का भी निर्माण करवाए थे। जैसे आपको क्या है बता दें आपको कि जैसे पन्ना एंड मसिका, याद रखिएगा पन्ना एंड मसिका जो थे कॉइन थे जो सिल्वर और कॉपर पे क्या है पंच किए गए थे। पन्ना एंड मसिका किस पे, सिल्वर एंड कॉपर पे, यानी पन्ना किस पे, सिल्वर पे, और मसिका किस पे, कॉपर पे। काकिनी करके एक हमारा कॉइन था जिसका 1/4 वैल्यू था मसिका से, यानी मसिका का जो वैल्यू था उसका 1/4 जो है वो काकिनी का था। याद रखिएगा। उसके बाद क्या है हम बात करते हैं कि एक चीज इसमें रूल बहुत ही जबरदस्त बनाया गया था कि वैसे लोग जो टैक्स नहीं देते थे या टैक्स के मान लीजिए कि टैक्स को लेकर वो मतलब टालते थे, आजकल करते रहते थे, उनको एक बहुत ही मतलब क्या उसको एक सीरियस क्राइम समझा जाता था और उनको क्या सिवियरली क्या है पनिश किया जाता था। याद रखिएगा दोस्तों कि जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जो है वहां हमारा यहाँ इंक्रीज हुआ, जैसे हमारा माइन से हुआ, फॉरेस्ट हुआ, पास्चर लैंड हुआ, ट्रेड फोर्स, ये सबसे जो इनकम जो होते थे इससे क्या हुआ जो सोर्स जो है वो हमारा क्या हुआ इंक्रीज होते गए। उसके बाद हम बात अगर हम करें आपको, उसके बाद हम क्या है बात करते हैं तो मौर्यन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसा था, इनका जो हमारा पॉलिटी जो था वो हमारा कैसा था। इसके बारे में क्या है हम बात करें तो जो याद रखिएगा कि जो ये इंपायर जो था, हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मौर्यन इंपायर था वो हमारा 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। ध्यान से देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनका इंपायर जो था वो 4 हमारा प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिसमें याद रखिएगा सेंट्रल प्रोविंस जो कि तो मगध था, ये तो आपको पता है जो सेंट्रल प्रोविंसेस जो है वो हमारा मगध है। याद रखिएगा जो नॉर्थ में जो है जिसको बोलते हैं उत्तर पथ,
जिसका कैपिटल तक्षशिला था। सदर्न में क्या है हमारा दक्षिण पथ था, जिसका क्या स्वर्णगिरी। और ईस्टर्न में हमारा क्या है प्रच्छ पथ था, जिसका हमारा तोसाली है कलिंगा बोल सकते हैं। अब वेस्टर्न में जो अवंती पथ था, जिसका हमारा कैपिटल क्या था उज्जैन था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मौर्यन जो थे वो एक वेरी लार्ज आर्मी को क्या है ना मेंटेन किए थे। और याद रखिएगा एक किस पे बेस्ड था, सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य ने एक सप्तांग थ्योरी दिए हैं और उसी के बेस्ड पे इन्होंने अपने आर्मी को बहुत ही बड़े लेवल पे क्या है मेंटेन करके रखा था। आगे हम बताएंगे कौन कौन से कितने कितने आर्मी थे और किस किस कैटेगरी के आर्मी इनके शासन काल में रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके जो प्रोविंसेस थे उनको क्या है ना डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था। उसके बाद क्या बोलते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को क्या है विलेज में क्या है डिवाइड करते थे। और जो विलेज जो था ना वो हमारा फाइनल यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। अब देखिए ये जो प्रोसेस है इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। आज भी देखिए आज सबसे जो हमारा सुप्रीम पावर है हमारा सेंट्रल, उसके बाद हमारा क्या होता है स्टेट, स्टेट के बाद हमारा क्या होता है विलेज होता है। तो ये जो सोच जो है जो थिंकिंग है ये आप समझ सकते हैं कि कितने पहले से हमारा आ रही है कि अगर हमको छोटे लेवल पे अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो हमको छोटे लेवल पे ही आपको रूल बनाना पड़ेगा। छोटे लेवल को ही हम क्या है जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि जो अब देखिए अब जैसे विलेज हम बताएं तो जैसे आज के डेट में भी जो विलेज का जो हेड जो होता है तो विलेज के जो हेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं मुखिया बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। तो उस समय जो विलेज के जो हेड जो थे उनको ग्रामीण बोला जाता। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो विलेज के हेड को क्या बोला जाता था ग्रामीण बोला जाता था। और उसके बाद जैसे हमारा ग्रुप ऑफ क्या है ना विलेजेज को जो मिलाकर जो बनते हैं वो जो ग्रुप ऑफ विलेजेज जो है वो जैसे हमारा क्या हुआ जैसे स्थंक जो है और क्या बोलते हैं गोप, उसके हेल्प से क्या है वो मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करते थे। अब याद रखिएगा स्थंक किसको बोलते हैं गोप किसको बोलते थे। ग्रामीण तो आपको हम बता दिए कि विलेज के हेड को हम ग्रामीण बोलते हैं, स्थंक किसको बोलते थे और ये हमारा गोप किसको बोलते थे। समझिए आप जैसे जो 10 विलेजेस थे जैसे 10 विलेज को अगर मान लीजिए मिलाकर जो हेड जो होते थे उसको हम गोप बोलते थे। और जो 100 विलेज को जो हेड मिलाकर जो हेड जो होते थे उसको स्थंक बोलते थे। तो याद आपको समझ में आ गया कि जो 10 विलेजेस मिलाकर जो हेड जो हुआ करते थे उनको गोप बोला जाता था और जो 100 विलेजेस मिलाकर जो हेड होते थे उनको हम स्थंक बोलते थे। उसके बाद हम बात करते हैं इनके आर्मी के बारे में। अभी हम आपको बताएं कि जो मौर्यन का जो आर्मी जो था वो सप्तांग थ्योरी पे बेस्ड था। तो याद रखिएगा कि इनके जो आर्मी जो थे ना इसके आर्मी में 6 लाख इन्फेंट्री थे। अब इन्फेंट्री अगर हम बात करें तो इन्फेंट्री एक ऐसे सिपाही होते हैं जो पैदल यानी कहने का मतलब है कि पैदल क्या है वो लड़ाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फेंट्री। तो 6 लाख हमारा क्या इन्फेंट्री थे। उसके बाद कैवलरी जो थे वो हमारा कितना है 30,000 थे कैवलरी क्या होता है जो हमारे घोड़े पे सवार होकर जो लड़ाई करते थे। और 9,000 हमारा क्या है वार एलिफेंट होते थे जो हमारा जो कहने का मतलब हाथी जो था वो पहले क्या है ना वार में उनको क्या यूज किया जाता था। जो 9,000 इनके में क्या है वार एलिफेंट होते थे। उसके बाद क्या 1,000 इसके बाद चैरियट थे। चैरियट जैसे क्या हुआ रथ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रथ। जैसे आप महाभारत देखे होंगे, महाभारत में जो भी अर्जुन जो थे कृष्ण क्या है रथ को क्या है आगे मतलब एक तरीके से सारथी का रोल करते हैं और पीछे से जो अर्जुन जो थे वो लड़ाई करते। तो जो रथ उस टाइप का जो था इनके पास 1,000 रथ हुआ करता था। बहुत सारे इक्विपमेंट थे जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय इतने सुसज्जित और इतने सिस्टमेटिक हमारा क्या है ना आर्मी मेंटेन किए थे। उसके बाद इतना ही नहीं होता है, उसके बाद अभी और आगे देखिए आगे क्या है जो इनका पास एक वार काउंसिल भी होता था। देखिए कितना जबरदस्त बात है, इनके पास उस समय एक वार काउंसिल होता था और उस वार काउंसिल को क्या है डिवाइड किया जाता था 6 सब काउंसिल में। 6 उनके सब काउंसिल होते थे और सभी हर काउंसिल में 5 मेंबर हुआ करते थे और जो क्या करते थे पॉलिसी बनाते थे। और वो जो पॉलिसी किसके लिए बनाएंगे इन्फेंट्री के लिए बनाते थे, कैवलरी के लिए बनाते थे, एलिफेंट फोर्सेस के लिए बनाते थे, चैरियट के लिए बनाते थे, नेवी के लिए बनाते थे, कमिश्नरेट के लिए बनाते थे। कि देखिए सबसे अच्छा बात है कि जो भी इनके पास था तो वो भी एक क्या है ना रूल रेगुलेशन सिस्टम में आपको क्या है चलना और उस सिस्टम में चलने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना। वही सिस्टम जो था वो वार काउंसिल था। अब बात करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जो था वो हमारा क्या है ना 3 ऑफिसर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। और जो 3 ऑफिसर का जो नाम है पहला जो ऑफिसर थे उनका नाम था प्रदेशिका,
सेकंड जो था रजुका और थर्ड हमारा युक्ता। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में हम आपको डिवाइड किए हैं। पहला हमारा प्रादेशिका, सेकंड हमारा क्या है रजुका, एंड जो थर्ड वन जो है हमारा युक्ता। तो याद रखिएगा जो प्रादेशिका जो है हमारा वो हमारा सीनियर थे, याद रखिएगा प्रादेशिका जो है हमारा सीनियर थे, और रजुका जो थे वो हमारा सब ऑर्डिनेट थे, सब ऑर्डिनेट थे जिनका नाम क्या था रजुका, और प्रादेशिका जो थे वो हमारा सीनियर मोस्ट क्या थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के थे। अब याद रखिएगा कि जो हमारा प्रादेशिका का जो ड्यूटी था, क्या प्रादेशिका का ड्यूटी होता है, जैसे आप मान लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है उसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो उस समय जो प्रादेशिका जो थे वो हमारा क्या है जो हेड जो थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनका क्या काम था कि जो अपने राज्य में वो क्या है टूर करे हर 5 साल में, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिटेल है उसको क्या कर कलेक्ट करके लाते थे। तो देखिए कितना जबरदस्त इनका क्या है ना पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। आगे हम बात करते हैं मौर्यन सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में, कि जो मौर्यन जो थे ना इनका सोसाइटी किस तरीके का था, और जो हमारा क्या बोलते हैं इनका कल्चर किस तरीके का था। तो जो मेगास्थनीज है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो मेगास्थनीज जो है वो हमारा सेल्यूकस निकेटर के हमारे क्या है एम्बेसडर हुआ करते थे, और इन्होंने एक बुक लिखा था जिनका नाम था इंडिका, और इंडिका ही एक प्राइमरी सोर्स है जो कि क्या है आपको मौर्यन एज के बारे में हमको जानकारी देती है। तो मेगास्थनीज ने मेंशन किया था इस पीरियड में कि जो इनके जो सोसाइटी थे वो 7 कास्ट में बिलोंग करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो सोसाइटी जो था वो 7 कास्ट में बिलोंग करता था। जो पहले सोसाइटी का नाम था फिलोसफर, जिसको दार्शनिक बोलते हैं, फार्मर जान ही रहे किसान, सोल्जर सैनिक, हार्ट्समैन जो कि क्या है चरवाहे, कहने का मतलब है जो पशुपालन जो करते चरवाहे, उसके बाद आर्टिसियन जान ही रहे, मजिस्ट्रेट एंड क्या है काउंसिलर। इस 7 कैटेगरी में जो उनका कास्ट सिस्टम था डिवाइड किया गया था, याद रखिएगा। और इन्होंने जो मेगास्थनीज इंडिका में मेंशन किया है कि जो स्लेवरी जो था ना वो इस एज में वो बिलोंग नहीं करता था, स्लेवरी डिडंट एग्जिस्टेड। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो था, कि हम मतलब क्या जैसे मान लीजिए कि 5 परिवार है तो 5 परिवार मिल कर रहे हैं, ना कि 5 परिवार अलग अलग रहे। आज के डेट में देखिए सभी के मतलब क्या है जो फैमिली ज्वाइंट फैमिली बहुत ही कम देखा जाता है आज के डेट में जो रियलिटी है। तो उस समय जो डोमेस्टिक लाइफ का जो नॉर्म हुआ करता था वो हमारा क्या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। उसके बाद क्या है इनके सोसाइटी और कल्चर नहीं है, जो विडो जो कि मतलब क्या है जो मतलब विधवा जो महिलाएं हैं जिन उनको क्या है एक इन सोसाइटी में एक अलग रिस्पेक्ट दिया जाता था। इसके बाद क्या बात करते हैं कि इनके जो स्त्री दान जो था, जिसे जो भी हमारे मतलब क्या है महिलाएं जो स्त्री दान करने का मतलब जो ब्राइड गिफ्ट या ज्वेलरी जो मिलते हैं, ठीक है, जो कि मतलब शादी के समय जो इनको गिफ्ट मिलता है जो ज्वेलरी है वो उसी मतलब महिला से क्या है बिलोंग करते थे। कौटिल्य ने उसके बाद क्या है बहुत ही पेनाल्टी लगाया है कि वैसे लोग जो वीमेन से मिसबिहेव्ड करे उनको क्या है एक पेन मतलब क्या उनको पनिश किया जाएगा, पेनाल्टी लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब वीमेन एम्पावरमेंट का बात कहा गया था उस समय भी। जो ब्राह्मण जो थे उनका मेन जॉब था ना कि वो अपने टीचिंग को क्या करे कंटिन्यू करे। जो ब्राह्मण का काम ही था कि वो क्या है मतलब जो भी सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनको क्या करे शिक्षित करे, टीचिंग मतलब के दे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि इनके समय में जो आर्ट और आर्किटेक्चर का क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्या विकास हुआ था, ये सब के बारे में हम देखते हैं। तो इनका जो आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो आपको मौर्यन पीरियड में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है हमारा सब्सटेंशियली क्या है डेवलप किया गया है। इसके बाद क्या है एक फिलोसफर है, अब एक नहीं, जैसे फाहियान का यहाँ पे नाम आया है। आपको हम बता दें कि हमारे पास क्या है ना 3 चाइनीज हमारे क्या है ना फिलोसफर आए हैं। पहला इत्सिंग, ध्यान से, उसके बाद क्या है ना फाहियान, और उसके बाद क्या है हमारा वेनसांग। तो जो हमारा इत्सिंग जो है ना वो श्री गुप्त जो गुप्ता पीरियड जो आया है ना, गुप्ता पीरियड में श्री गुप्त के समय इत्सिंग आए हैं। फाहियान जो है वो गुप्ता पीरियड का ही एक राजा था जिनका नाम था चंद्रगुप्त टू, उसके समय क्या है विजिट करने आए थे। और जो वेनसांग थे वो हर्षवर्धन के समय आए थे। तो जो फाहियान जो है ना इसको जो है 4th सेंचुरी एडी में क्या है देखे। जो उसके बाद क्या है जो मौर्यन जो थे ना वो लकड़ी का क्या है ना पैलेस बनाया करते थे। तो जो लकड़ी का जो पैलेस जो मौर्यन के द्वारा जो बनाया गया था वो 700 साल तक क्या है 700 ईयर तक क्या है वो सर्वाइव्ड किया। उसके बाद जो पैलेसेस थे जो वुडन का जो बनाया गया था उनको क्या है आग के द्वारा या फायर के द्वारा वो डिस्ट्रॉयड हो गए, और उनका जो बर्न्ड जो वुडन जो स्ट्रक्चर जो है वो मिला है जो आपको कुम्हार के पास से जो मिला है, जो बताता है कि उस समय जो लोग जो थे वो जो पैलेस जो था वो वुडन बनाया करते थे।
इसके बाद क्या है, जो इनका मेन एग्जाम्पल है, जो कि हम इनके आर्ट और आर्किटेक्चर का मेन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 4 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड किए हैं। 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला जो है हमारा कि जो पाटलिपुत्रा सिटी का जो हमारा रॉयल पैलेसेस जो था उसका जो कुछ अवशेष क्या है मिला है, ठीक है। और आज जो जैसे पटना जो है, आज के डेट में पाटलिपुत्रा को जो पटना से हम नाम से जानते हैं, तो उस जो पहला कैटेगरी में है कि इनका जो आर्ट आर्किटेक्चर इस तरीके से था, जो सिटी जो था पाटलिपुत्रा उसको बेहतरीन तरीके से क्या इन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद जो सेकंड जो था, उसका बाद अशोका पिलर एंड क्या है कैपिटल। आपको हम बता ही दें कि अशोका ने क्या है इतने सारे पिलर का निर्माण करवाए थे, और उनसे क्या है पता चलता है कि इनका आर्किटेक्चर आर्ट कितना खतरनाक था। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो था इनका, जैसे हमारा क्या चैत्य केव का जो रॉक कट मिले हैं। चैत्य केव हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो चैत्य केव जो थे वो बुद्ध धर्म से रिलेटेड थे, और जो बौद्ध भिक्षु जो थे वहां पे प्रे करने के लिए वहां पे एक जगह का निर्माण करवाए थे, जहां पे लोग बैठकर क्या है प्रे करते थे। जैसे हमारा क्या बराबर का जो हमारा केव मिला है, नागार्जुन हिल मिला है, तो इससे हमको पता चलता है कि इनका आर्ट और आर्किटेक्चर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल जो मॉडर्न स्कल्पचर है, जैसे क्या होता है टेरो एंड क्या है टेरोकोटा फिगरिन है। टेरोकोटा देखिए, हम आगे आपको कुछ फिगर हम दिखाएंगे उसका। टेरोकोटा जो है एक मतलब क्ले से बनाया जाता था, क्ले से हमारा क्या है उस तरीके से क्या है फिगरिन क्या है बनाया जाता था। कुछ हम फिगर रखें जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। याद रखिएगा जो इंस्क्रिप्शन है, ये इनका जो इंस्क्रिप्शन है उनसे आपको एक राजा के बात का पता चलता है जिसका नाम था क्या है ना खारवेल। और खारवेल के बारे में हम आपको और अच्छे तरीके से आगे हम बताएंगे इनके बारे में कि ये क्या कहाँ के राजा थे क्या थे। तो एक कुछ इंस्क्रिप्शन से इनको पता चला है कि जो कलिंगा जो था, ठीक है, वो कलिंगा के जो राजा थे उनका नाम था क्या खारवेल। जो आपको 20th ईयर में ही क्या है इन्होंने क्या है वो अपना क्या थ्रोन को क्या है वो मतलब क्या है एक तरीके से हासिल किए थे, जो बहुत ही मतलब प्रभावशाली और बहुत ही साहसी राजा हुआ करते थे। खारवेल ने क्या हुआ कि जो फर्स्ट ईयर जो था ना वो स्पेंड किया था कि कलिंगा का जो कैपिटल है उनको क्या रिबिल्ड करने में। जो इनका फर्स्ट ईयर कलिंगा के जो हमारा कैपिटल जो था उसको रिबिल्ड करने में। जो खारवेल जो थे वो हमारा क्या है जो मगध, जो आपको क्या है 18th से लेकर 20th ईयर ऑफ क्या है ना अपने रेन में क्या है इन्होंने हमारे क्या है वो इन्वेडेड किए थे। उसके बाद जो इसका इंस्क्रिप्शन जो है मेन इंस्क्रिप्शन है, इसका अचीवमेंट है, जो खारवेल का जो मेन अचीवमेंट है वो आपको क्या है 13th ईयर इनके जो रेन का जो ईयर जो था उसमें क्या है पता चलता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे खारवेल के बारे में। कुछ खारवेल के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं कि खारवेल कौन थे, कहाँ के शासक थे। तो खारवेल एक राजा थे जो कि आपको कलिंगा से बिलोंग करते थे, जो कि प्रेजेंट डे में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कोस्टल हमारा प्लेस है जो कि हमारा उड़ीसा है, तो खारवेल वहीं के राजा थे। इन्होंने क्या है 2nd सेंचुरी बीसी के ड्यूरिंग में इन्होंने क्या है शासन किया था, और ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट हमारा रूलर हुआ करते थे। और इनका जो डायनेस्टी का जो नाम था उसका नाम था महामेघा वाहना। याद रखिएगा महामेघा वाहना इनका डायनेस्टी का नाम था, जिनको चेदी डायनेस्टी के भी नाम से कुछ स्कॉलर इनको बोलते हैं, चेदी डायनेस्टी के नाम से। उसके बाद जो है इनका जो प्राइमरी सोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि खारवेल का जो प्राइमरी सोर्स किस रॉक कट से हमको पता चलता है। तो इनका जो प्राइमरी जो सोर्स है खारवेल का वो आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। देखिए कुछ हमारा गूगल से फोटो लिए थे, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इस तरीके से था, इनसे पता चलता है कि नहीं ये राजा यहाँ से बिलोंग करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या बिलीव किया था कि जैनिज्म के फॉलोअर में बिलीव किए थे। देखिए दोस्तों कुछ आपके लिए हम इमेज लेकर आए हैं। जैसे कहने का मतलब है ये जो हम आपको टेराकोटा का बारे में बताए थे, तो यही सब हमारा क्या हुआ टेराकोटा फिगरिन था, क्ले से लोग क्या है बनाते थे। ये बराबर केव के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ जाने अशोक इम्बेलम। याद रखिएगा दोस्तों कि अशोक इम्बेलम में पूछता कि कितने लायन होते हैं, तो 3 लायन तो आपको दिख रहे हैं, एक पीछे होते हैं, और इसके अलावा हमारे क्या होते हैं हॉर्स होते हैं, बुल होते हैं और एलिफेंट होते हैं। ये तो आपको क्या है वैशाली में था, आपको सिंगल लायन कैपिटल था, कुछ इस तरीके का मूर्ति जो कि क्या है मॉडर्न एज से क्या है हमें। तो यही लेक्चर था दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा दोस्तों इस चैनल को क्या है बने रहिए, इस चैनल को और स्प्रेड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।